आप सभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। काफ़ी लोगों की क्वारी आ रही थी कि सर, हमें शिक्षण विधियाँ रेट के लिए यूट्यूब पे डालो। तो मैं शिक्षण विधियाँ आपके लिए लेके आया हूँ। सभी में शिक्षण विधियाँ लगभग समान है। एक ही वीडियो में सारी शिक्षण विधियाँ कंप्लीट करेंगे। आशा करेंगे कि एक ही वीडियो में हो जाए। लंबा हो सकता है वीडियो, मैं पेशेंस बनाए रखे हुए हूँ, आप भी पेशेंस बनाए रखे हो। जितना हो सके उतने करेंगे। इसके अंदर 129 पेज है और इसको हम सारी पढ़ेंगे। हो सकता है ज़्यादा समझा ना सकूँ, है ना। ऐसे ही पढ़ूँ तो वो भी थोड़ा सा बीच में समझाएंगे। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी समझाने की वहाँ आपको समझाएंगे भी सही। पर देखते हैं कि कितना हम इसको आगे बढ़ा पाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं शिक्षण शास्त्र, जिसमें जो पहला टॉपिक है वो है भाषा विकास कौशल। भाषा जो है वो भास धातु अच टाप से बनी। भाषा शब्द भास धातु से बना, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट कहना, अर्थात अपने विचारों को स्पष्ट करने का सशक्त साधन, सर्वोत्तम साधन भाषा है। भाष्यते व्यक्त भाग रूपेण अभिरंजते इति भाषा। भाषा को वाणी के रूप में जिसकी अभिव्यक्ति की जा सकती है उसे क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। स्वीट महोदय जी क्या कहते हैं? स्वीट महोदय जी कहते हैं कि धन ध्वन्यात्मक शब्दई विचारणाम प्रगटेन भाषा। यानी ध्वन ध्वन ध्वन्यात्मक यानी ध्वनि जो शब्द होते हैं, शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट, यानी ध्वनि से जो शब्दों को विचारों वो ध्वनि से जो ध्वनि शब्द होते हैं उनको के द्वारा विचारों को जो प्रकट करते हैं उसे ही भाषा कहते हैं। अथवा बोली हुई ध्वनियों द्वारा माननीय विचारों की बौद्धिक अभिव्यक्ति भाषा है। माननीय पतंजलि ने कहा है, भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णोत्तक वर्णो वर्णोत्तमक या व्यक्त शब्दों को अपने विचारों को प्रकट करते हैं। किस किस ने क्या 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 है रिवीजन दोबारा करो, दोबारा करते हैं इसके रिवीजन। स्वीट महोदय कहते हैं कि जो ध्वनि स्वीट महोदय कहते हैं कि जो ध्वनि शब्द है उनके द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है, और बोली हुई ध्वनियों को मानवीय विचारों की बौद्धिक भाषा अभिव्यक्ति भाषा है। पतंजलि ने कहा है कि भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णोत्मक यानी वर्णों को व्यक्त वर्णों द्वारा जो शब्द है उनको व्यक्त कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। वो पतंजलि ने कहा है। दंडी ने कहा है, दंडी भी एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है, उनकी जो बुक है उसका नाम है काव्य दर्शन, जिसे हम बोलते काव्य दर्शन। उन्होंने बोला है, वाचा में प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। वाचा में प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। लोक यात्रा बाघ देवी की के प्रसाद यानी कृपा से ही संभव हो पाती है, अर्थात वाणी के माध्यम से ही लोक व्यवहार की सिद्धि हो पाती है। दंडी ने कहा है कि लोक यात्रा है ना, जो बाघ देवी यानी बोलने जो हमारी आवाज़ रूपी देवी है, वो प्रसाद है। प्रसाद के द्वारा ही संभव हो पाती है, अर्थात वाणी के माध्यम से लोक व्यवहार की सिद्धि होती है। लोक व्यवहार की होती है, सिद्धि होती है। भाषा के भेद भाषा के भेद भाषा के आपको पता है, जल्दी जल्दी निकालते हैं। मौखिक को लिखित भाषा। भाषा की विशेषता क्या है? भाषा एक अर्ज संपत्ति है। भाषा की व्यवस्था है कि वह अनुकूलन तथा लिखी जाती है। भाषा परिवर्तनशील है, सामाजिक धरोहर है, अर्थात समाज विचार विनिमय का साधन है। भाषा प्रतीकात्मक है, व्यवहारिक है, व्यवहारिक दक्षता पर आधारित है। भाषा सभ्यता के साथ विकास पाती है। भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक है तथा लिखित रूप सभ्यता व संस्कृति की देन है। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, याद इम्पोर्टेंट, भाषा स्थूल से
शिक्षण की ओर विकसित होती है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। भाषा का विकास, भाषा विकास कौशलों से प्रारंभ होता है। भाषा विकास कैसे प्रारंभ होता है? कौशलों से प्रारंभ होता है। भाषा का अर्थ ग्रहण एवं अभिव्यक्ति का विशेष महत्व है। ये भाषा का मुख्य उद्देश्य है। भाषा का सम्यक यानी अच्छे प्रकार से विकास हेतु ग्रहण व अभिव्यक्ति कर क्रमबद्ध रूप से बल देना। अभिव्यक्ति मतलब भाषण है, और ग्रहण मतलब श्रवण है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसे बल देना इसका क्या है? विकास है ना। भाषा के मौखिक व भाषा के मौखिक व लिखित रूप के विकास हेतु विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों एवं मनोवैज्ञानिकों ने भाषा विकास के 4 अवयव बताए हैं, जिन्हें भाषा कौशल के नाम जाना जाता है। कौन कौन से बताए हैं? पहले श्रवण करो, फिर भाषण करो, फिर पठन करो, फिर लेखन करो। इन कौशलों को भाषा शिक्षण में प्रत्यन्य व प्रत्यन्य या लिखित अधिगम विशेष के नाम से भी जाना जाता है। भाषा कौशलों का निश्चित क्रम मनोवैज्ञानिक क्रम या स्वाभाविक क्रम है। श्रवण, श्रवण, भाषण, बदन है ना, ये तो उसके 4 क्रम हो गए। उसका ये क्रम है ना, ये इम्पोर्टेंट है ना। इसको याद कैसे लिखोगे? सुनना, बोलना, पर एक काम करो, ऐसे मत लिखो है ना। श्रवण, स्पीक, रीडिंग, राइटिंग, LSRW। दोबारा देखते हैं और देखते हैं। नोट, नोट क्या है? भाषा कौशल में सबसे कठिन कौशल का नाम कौन सा है? लेखन कौशल है। कौशल मुख्य का उद्देश्य, अब देखो याद क्या रखना है। श्रवण कैसा है? अमूर्त कौशल है ना। और ध्वनि विज्ञान संबंधित है, जिसको उसका उद्देश्य क्या? श्रुतवाभिग्रहण। भाषण क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति करना। इसका क्या है? अभिव्यक्ति। और इसका रूप कौन सा? अमूर्त। और ध्वनि विज्ञान है। पठन क्या है? पठित्वा, अधिग्रहण, अधिग्रहण करेगा, मूर्ति है। और लिपि विज्ञान है। लेखन में क्या है? लेखन में क्या है? मतलब पढ़ कर के, लेखन में क्या है? पढ़ कर के लिखना। क्या है? पढ़ कर के लिखना। अधिग्रहण करना, मूर्त और लिपि विज्ञान। लेखन क्या है? पालिश, लिखिताभि अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति, मूर्त, लिपि विज्ञान। अब और बताते हैं आपको। बुद्ध इनपुट अस्ति है ना। बुद्ध जो है हमारे, उन्होंने किस पे जोर दिया है? किस पे? श्रवण पे और पढ़ने पे, बोलने पे जोर बुद्ध ने नहीं दिया है। ठीक है। भाषा कौशलों में श्रवण एवं भाषा का संबंध भाषा के लिखित रूप से है। संस्कृत भाषा शिक्षण उद्देश्यों में उचित अनुपात संस्कृत भाषा शिक्षण और उद्देश्यों में उचित अनुपात रखा जाए तथा साथ ही उद्देश्यों पर क्रमानुसार बल दिया जाए। उचित, वो कह रहा है कि शिक्षण उद्देश्यों में और संस्कृत भाषा में उचित अनुपात रहना चाहिए। और ठीक है, जिस उद्देश्य की पूर्ति पहले आवश्यक हो उस पर पहले बल दिया जाए, तथा जिसकी पूर्ति बाद में आवश्यक हो उस पर बाद में बल दिया जाए। जिस उद्देश्य की पूर्ति अधिक आवश्यक है उससे संबंधित विषय वस्तु का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होनी चाहिए, तथा जिसकी पूर्ति कम आवश्यक हो वह कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए। प्रत्येक स्तर पर ज्ञात और मतलब ज्ञात से अज्ञात जाएगा, सरल से कठिन जाएगा, बढ़ना चाहिए प्रत्येक स्तर पर। इस सिद्धांत को अपनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मौखिक कार्य अधिकाधिक करवाए जाने चाहिए। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करवाना चाहिए। शब्द भंडार में वृद्धि की जानी चाहिए। श्लोक कंठस्थ करवाए जाने चाहिए। शुद्ध लेखन का अभ्यास करवाया जाना चाहिए। अनुवाद व रचना कार्य करवाया जाना चाहिए।
दूसरा है श्रवण कौशल। यह भाषा कौशलों में प्रथम कौशल है। कौन सा कौशल है? प्रथम कौशल है, जिसे इसे प्राथमिक कौशल भी कहते हैं। भाव ग्रहण कौशल, भावानाम अवबोधकरण, संस्कृत में आएगा ना तो भाव कौशल को क्या आएगा? भावानाम अवबोधकरण। भाषा का ग्रहण प्राय श्रवण से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि जो बालक जन्म से बहरा होता है वह आजीवन बोल नहीं पाता। केवल ध्वनियों को सुनना मात्र श्रवण कौशल नहीं है, अभी तो उनको सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल है। उनको सुनकर अर्थ ग्रहण करना श्रवण कौशल है। श्रवण की आवश्यकता या उद्देश्य, श्रवण के शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के लिए, सुनकर पुनर्कथन के लिए, मतलब जो सुनेगा सुनो और उसका कथन करो, है ना। शब्दों के अर्थ ज्ञान के लिए, अनुकरण वाचन के लिए, भाषण सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए, शब्दों की पहचान के लिए और मनोरंजन के लिए। किसके लिए? मनोरंजन के लिए। श्रवण की बाधाएं। बार का टाइम स्टार्ट हो गया था, कोई बात नहीं। श्रवण की बाधाएं, वक्ता द्वारा शब्दों का स्पष्ट व शुद्ध उच्चारण करना। मतलब जो बाधाएं आती है ना श्रवण में, उसमें क्या होती है कि जो बोल रहे हैं ना उसमें ही कमियां कोई ना कोई। ये मान लो शब्दों का या तो वो अस्पष्ट करेगा, है ना, मतलब उसको स्पष्ट उच्चारण व शुद्ध उच्चारण करना, मतलब उसको गलती करना। वक्ता द्वारा शब्दों का तीव्रता से उच्चारण करना, वक्ता द्वारा शब्दों का अति उच्च या अति मंद स्वर में उच्चारण करना, वक्ता के संप्रेषण शैली उचित न होना, विषय वस्तु का रुचिकर न होना, विषय वस्तु का रुचिकर न होना, वातावरण में अत्यधिक कोलाहल होना। कौन सा क्या होना? वातावरण में क्या होता है? अत्यधिक कोलाहल होना, ठीक है। श्रोता का ध्यान केंद्रित न होना, श्रोता का बहरा होना। श्रवण के विकास के उपाय, वक्ता के प्रति श्रद्धा भाव होना। अब श्रवण के विकास के उपाय कौन से हैं? कि जो वक्ता है आपके पास उसके प्रति क्या होनी चाहिए? श्रद्धा की भावना होनी चाहिए। विषय वस्तु रुचिकर होनी चाहिए, वक्ता की संप्रेषण शैली उचित होनी चाहिए, वक्ता द्वारा शुद्ध स्पष्ट एवं उचित गति के साथ शब्दों का उच्चारण करना। हम इसको ज़्यादा देर की वो नहीं करेंगे रिकॉर्ड, क्योंकि इसमें ना एक प्रॉब्लम आती है बार बार कि पूरी जब बड़ी वीडियो हो जाती है ना तो वो अपलोड नहीं हो पाती या फिर डिलीट हो जाती है अपने आप ही। तो हम है ना इसको एक काम करेंगे कि अपन है ना इसको पार्ट 2 में देंगे, ठीक है। मैं बैक बाई बैक डालूंगा, है ना। जैसे अभी कितना मिनट हो गया? अभी देखो 12 मिनट हो गया, है ना। तो इसको अपन 30 मिनट तक खींचेंगे, ठीक है। ओके, हाँ ये चल रहा था ना। हम श्रवण के वक्ता के प्रति श्रद्धा का भाव होना, विषय वस्तु रुचिकर होना, वक्ता की संप्रेषण शैली उचित होना, मतलब जो संप्रेषण दे रहा है ना वो मतलब संप्रेषण मतलब पहुंचा रहा है श्रोता तक। वक्ता द्वारा शुद्ध और स्पष्ट एवं उचित गति के साथ शब्दों को उच्चारण करना। चलचित्र, दूरदर्शन, नाटक, आकाशवाणी आदि के माध्यम से भी संप्रेषण करवाना, क्योंकि आधुनिक युग है, इनके द्वारा तो होगी। श्रवण के साधन, अब देखो, गुरु मुखम, गुरु के मुख के द्वारा, आकाशवाणी के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, ध्वनि मुद्रण यंत्र जिसमें क्या होता है ध्वनि टैप रिकॉर्डर वगैरह है जिसके द्वारा, परिजनों के द्वारा, पूर्वभाषा, दूरवाणी, सीबी फोन के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, संगणक, ध्वनि विस्तार के यंत्र, लाउड स्पीकर के द्वारा, इनके द्वारा क्या है होगा, ठीक है। नेक्स्ट है श्रवण की विधियाँ। कौन सी है? श्रवण की विधियाँ, एक मिनट, हाँ श्रवण की विधियाँ कौन कौन सी है? श्रवण की विधियाँ, आदर्श वाचन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदर्श वाचन होना चाहिए, स्वस्वर वाचन होना चाहिए, कहानी कहना, कथा कथन, कल्पना शक्ति का विकास, वाद विवाद विधि। भाषण कौशल की आवश्यकता और उद्देश्य, ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये पहले वाला नहीं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। श्रवण विधियाँ, आदर्श वाचन होना चाहिए, स्वस्वर वाचन होना चाहिए, कहानी कहना, कथा, काल्पनिक शक्ति का विकास, वाद विवाद विधि, ये तो होनी चाहिए, ठीक है। भाषण कौशल की आवश्यकता उद्देश्य,
मौखिक अभिव्यक्ति हेतु, किसकी अभिव्यक्ति हेतु? मौखिक अभिव्यक्ति हेतु। शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण हेतु। भावानुरूप आरोह आवश्यकता क्या है? मौखिक अभिव्यक्ति हेतु, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण हेतु, भावानुरूप आरोह व अवरोह क्रम के ज्ञान हेतु, विविध सभाओं में सक्रिय सहभागिता हेतु, शब्दकोश में वृद्धि हेतु, सम्यक उच्चारण सामर्थ्य उत्पन्न करने हेतु, भाषण। भाषण में भी तो जरूरत पड़ेगी इसकी, भाषा कौशल की नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। हाँ, भाषण भाषण मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कैसे है भाई? सॉरी, शिशु बालगीत, कथा वाचन, पहेलियाँ, सामूहिक संभाषण, दूरभाष, नाटकीकरण, अभिनय, है ना। फिर कौन सा है? सारस्वत सभा, यानी सभी के साथ जो सभा होती है वो, है ना, मतलब सारस्वत सभा जो सभी मिलकर के जो सहस्वर सभा करते हैं ना, वो कवि सम्मेलन, विचार गोष्ठी, जिसे संगोष्ठी भी कहते हैं, मतलब विचारों की एक बड़ा ही एक क्या बोलते हैं, संगोष्ठी मान लो, या फिर संगोष्ठी कहते हैं ना, संगोष्ठी करवाई अपने घर में, वो पर्चा परिचर्चा, मतलब विद्वानों की सभा, वाद विवाद वगैरह, ये इसी के अंतर्गत आते हैं। भाषण की विधियाँ, भाषण की विधियाँ, संभाषण विधि, गीत विधि, कथा कथन विधि, अंतराक्ष विधि, भाषा स्पर्धा, वाद विवाद, अनुवाचन, एक दो शब्दों का होता है। बस संभाषण विधि होती है, गीत विधि होती है, कथा भाषा कौशल की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ जो भाषा कौशल की है? बोलो। संभाषण विधि, गीत विधि, कथा कथन विधि, अंतराक्षर विधि, भाषण स्पर्धा या वाद विवाद, अनुवाचन विधि। ठीक है। और कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि, बाल गीत, शिशु गीत, अभिनय गीत सुनने की, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि के द्वारा विषय वस्तु को सुनने में इसकी अभिव्यक्ति की जाती है। भाषण, संभाषण, पठन, मतलब वाग्र रूप, यानी वाक रूप में, बोलने के रूप में, गुरुपम भाव प्रगटेन नवेव भाषणम। समझ में आया? व्यक्त वाणी रूप में विचारों का प्रकट करना ही क्या है? भाषण है। अपने अभिप्राय को प्रकट करने के लिए शब्दों का सुसंगठित प्रयोग करना ही भाषण होता है। भाषण में शब्दोच्चारण की विशेष महत्व है। भाषा का सहज रूप से भाषण कौशल है। भाषण जन्मजात कौशल नहीं है, अपितु यह अर्जित कौशल है। भाषा को सिद्ध करने के साधन, अनुकरण और अभ्यास। बाल सिद्ध करने के साधन, एक तो अनुकरण यानी अनुकरण करना, और अभ्यास करना, ये तो है। अब कैसे है उसको समझाया? जैसे बालक सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उच्चारण करता है। प्रारंभ उसके उच्चारण में कुछ दोष हो सकते हैं, किंतु निरंतर अभ्यास के द्वारा उच्चारण दोषों को दूर किया जा सकता है। प्रारंभ में बालकों द्वारा बार बार बोले जाने पर भले दोष उच्चारण दोष कहलाते हैं। ठीक है। पठन कौशल, पठन कौशल में वाचन कौशल, उद्देश्य क्या है? पढ़ करके अर्थ ग्रहण करना, पठित्वा अर्थ ग्रहणम। पठ व्यक्त्यनम वाची, धातु से बना, कौन से धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है अधिग्रहण, अधिपूर्वक स्पष्ट करना। लिखित शब्दों या वाक्यों का अर्थ ग्रहण करते हुए शुद्ध उच्चारण करना वाचन कहलाता है। भाषा सीखने के 4 कौशल है, जिसमें वर्तमान वैज्ञानिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक युग में पठन कौशल का विशेष महत्व है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भाषा कौशलों में पठन कौशल सबसे महत्वपूर्ण है। अब इसमें देखो 3 वो, इसको अपन 3R कौशल भी कह सकते हैं, पठन कौशल को। इसमें क्या? पठित्व लेखन, यानी पढ़ करके लिखना। तो पढ़ करके तुम पहले तो लिखोगे, है ना, फिर राइटिंग करोगे, लिखोगे, फिर रिथमेटिक करोगे, यानी जो पढ़ा है वो लिखा है उसको दोबारा पढ़ोगे, गलत तो नहीं है। में पठन का प्रथम स्थान है 3R का, रिथमेटिक। पठन में एक ही अन्य विषयों का ज्ञान आधारित होता है। पठन अभ्यास पर ही बालक की मानसिक भावनात्मक उन्नति की आश्रित होती है। पठन को वाचन, साक्षरता तथा शिक्षा का पर्याय माना जाता है।
अंग्रेजी भाषा में, किसमें, अंग्रेजी भाषा में रीडिंग तथा यूरोपीय भाषा, अंग्रेजी भाषा में रीडिंग कहते हैं, यूरोपीय भाषा में रीडिंग इत्यादि शब्द पठन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है व्याख्या करना, सलाह देना, पढ़ना इत्यादि इत्यादि। ठीक है। संस्कृत में वाचन शब्द की उत्पत्ति बच धातु से होती है, जिसका अर्थ होता है पठनम, पाठकरण, उद्घोषणम आदि। संवेगात्मक कारक भय, लज्जा, शंका, ईर्षा, हीन भावना, उपेक्षा आदि संवेग बालकों के पठन को प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, एक मिनट, को प्रभावित करते हैं। संवेगात्मक कारक तो बता दिए, पठन को प्रभावित करते हैं। नोट, नोट क्या है, लुईस ने, जो लुईस वैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक है ना, मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, उसने क्या है, स्थूल में भाषा, यानी जो स्थूल मतलब, स्थूल का मतलब होता है बड़े रूप में भाषा, स्थूल का मतलब क्या होता है, बड़े रूप में भाषा नामक, स्थूल में भाषा, ये पुस्तक है वैसे, है ना, स्थूल में, स्कूल में भाषा है, हाँ स्कूल में भाषा, सॉरी स्कूल में भाषा, एक पुस्तक लिखी है, किसने, लुईस ने लिखी है। इसको कैसे याद रखोगे, लुईस, स्कूल से ल, स्कूल से ल, तो ल से लुईस, पुस्तक लिखा है। वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक संपूर्ण मानवता के द्वारा संचित ज्ञान राशि से परिचित हो सकता है। पठन एक कला है जिसके विकास के लिए सबसे पहले शिक्षक द्वारा यह देखने योग्य है कि छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से पढ़ने के योग्य है भी या नहीं। पठन का सोपान, पठन के सोपान, पठन के सोपान में पहला वर्णमाला की पहचान करेगा, फिर क्या करेगा, अर्थ ग्रहण करेगा, फिर क्या करेगा, पाठ्य वस्तु के मध्य क्रमबद्धता लाना। पठन के उद्देश्य, ध्वनि के प्रतीक वर्णों को देखकर स्पष्टीकरण की योग्यता उत्पन्न करना। जैसे ये ए है, इसको तुमने पढ़ा, इस, ये एक प्रतीक है, इसको पढ़ा तो फिर स्पष्ट है ना, ये तो ए है ना, ऐसा। ध्वनि और उच्चारण स्थानों को समुचित ज्ञान प्रदान करना, विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक वर्ण पर समुचित बालाघात का प्रयोग करना। इतना ना तो समझाने का टाइम है ना आपके पास टाइम है कि आप इसको समझे, इतना आपको सीधा सीधा याद करना है। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, अहित शब्दों का विश्लेषण करने की योग्यता उत्पन्न करना। उचित लय, यति, गति, आरोह अवरोह तथा विराम चिन्ह का ध्यान रखते हुए स्वस्वर पठन की योग्यता विकसित करना। पठन कौशल का महत्व, पठन कौशल का महत्व है, स्वस्वर वाचन में छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है, स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास होता है, ज्ञान कौशल में वृद्धि होती है, शब्दकोश में वृद्धि होती है, स्वतः अधिग्रहण की क्षमता विकसित होती है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है, अभिव्यक्ति सशक्त होती है, सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है, छात्र सजग होता है। अभी इनको रिवाइज करो। छात्रों का उच्चारण शुद्ध होता है, प्रवृत्ति का विकास होता है, शब्दकोश में वृद्धि होती है, अर्थग्रहण की क्षमता, सर्वांगीण विकास, सशक्त होती है, व्यक्ति क्या होती है, अभिव्यक्ति सशक्त होती है, शक्ति का विकास होता है, छात्र सजग रहते हैं। और क्या है, छात्रों में सद्वृत्ति का विकास होता है, पठन कौशलों के विकास के अन्य कौशलों के विकास, पठन कौशलों के विकास से ही अन्य कौशलों का विकास होता है। अगला नोट देखो, पठन क्रिया करते समय आँखों में कितना 12 इंच की और 12 इंच की दूरी कितनी 45 डिग्री अंश का कोण बनाते समय बाएं हाथ में वाम हस्त में पुस्तक ग्रहण करनी चाहिए। इसको याद रखना, ये रख सको तो। पठन को प्रभावित करने वाले कारक, शारीरिक कारक, मानसिक कारक, कारक ही पढ़ेंगे केवल, शारीरिक कारक, मानसिक कारक। अब शारीरिक कारक में ये है कि किसी को हो सकता है सुनने में दिक्कत हो, दृष्टि दोष हो, उच्चारण स्थानों में दोष, अकलाना वगैरह, अधिग्रहण तरह से निरीक्षण, मानसिक योग्यता वगैरह वगैरह। व्यक्तिगत कारक भी हो सकते हैं, व्यक्ति स्वयं की छोरे की रुचि नहीं है तो फिर कहाँ से पढ़ेगा, कक्षा में आ ही नहीं रहा छोरा, पठन का अभ्यास ही नहीं है, कहाँ से होगा। वातावरणीय कारक, स्थानीय बोली है, प्रांतीय स्वभाव है, माता पिता का उच्चारण है, इटीसी इटीसी। पठन कौशलों का निवारण,
लिपि का पूर्ण ज्ञान होना, लिपि का क्या होना, पूर्ण ज्ञान होना। पठन में रुचि उत्पन्न करना, पठन में रुचि उत्पन्न करना। सुंदर वातावरण, सुंदर वातावरण, पठन योग्य वातावरण का निर्माण करना। शारीरिक दोषों को उपचार हेतु सलाह देना, पठन का अभ्यास करवाना व पुनरावृत्ति बल देना। अध्यापकों को स्वयं का पठन आदर्श होना, कठिनता के आधार पर पठन सामग्री को कम निर्धारण करना। मंदबुद्धि छात्रों में पठन हेतु अतिरिक्त अभ्यास करवाना, एक्स्ट्रा क्लासेज लेना। पठन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर पुरस्कृत करना, छात्रों में शंकाओं को दूर करना। शंका नहीं रहनी चाहिए और तो कुछ ही रहे, ठीक है। अभी देखो पेज ही कितने से हुए, 13 पेज हुए। पठन, पठन शिक्षण की विधियाँ। उच्चारण विधि, इस विधि में वर्णमाला विधि, बोध विधि। वर्णोच्चारण विधि को क्या कहते हैं, वर्णोच्चारण विधि को वर्णमाला विधि कहेंगे, वर्ण बोध विधि भी कहेंगे, अक्षर बोध विधि भी कहेंगे तथा वर्ण समूह विधि भी कहेंगे। पठन शिक्षण की प्राचीन विधि है। इस विधि में संस्कृत वर्णमाला को स्वर व्यंजन सहित पूर्ण ज्ञान क्रमबद्ध ढंग से करवाया जाता है। वर्णों का बार बार उच्चारण कराकर शुद्ध पठन हेतु प्रेरित किया जाता है, शुद्ध पठन हेतु प्रेरित किया जाता है। अक्षर ज्ञान होने, अक्षर ज्ञान होने के बाद वर्णों के समूह से छोटे छोटे शब्दों का पठन करने का अभ्यास कराया जाता है। वातावरण में वर्णों का अलग अलग ज्ञान कराकर तथा मात्राओं का प्रयोग बताकर ज्ञान को समृद्ध किया जाता है। बात वर्तमान में क्या है, वर्णों को अलग अलग ज्ञान करवाया जाता है, जैसे ए बी सी, फिर मात्राओं का करवाया जाता है, फिर ज्ञान को समृद्ध किया जा सकता है। ए फिर का से के प्लस आहा मात्रा लगवाती तो आगे मात्रा की वृद्धि हो गई, ठीक है। इस विधि में पठन शिक्षण का क्रम कौन सा है, पहले वर्ण, फिर शब्द, फिर वाक्य के रूप में होता है। नेक्स्ट है चित्र विधि। चित्र विधि क्या है, अन्य नाम शब्द विधि है, पद शिक्षण विधि है, पद विधि है, देखो और कहो विधि। चित्र विधि को क्या कहोगे भाई, इसको शब्द विधि कह लो, है ना। इसको नीचे लगा पश्य कथ्यच्छ, मतलब देख करके कहना, समझ में आ गया। इससे ये क्या, पढ़ने की गति तेज होती है इसमें, चित्र विधि में पढ़, ठीक है। देखो और कहो विधि संस्कृत में आएगा पश्य कथ्यच्छ, पहले देखो फिर कहो। इस विधि में यह विधि अमेरिका में 20वीं शताब्दी में से शब्द का पठन करने हेतु प्रयोग में ली जाती है। अनुकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत छात्र शिक्षक द्वारा पढ़े गए शब्दों का अनुकरण करते हैं, पढ़ने का अभ्यास करते हैं। संस्कृत में शब्द रूप व धातु रूप, प्रकृति, प्रत्यय आदि का पठन करवाने हेतु प्रारंभिक स्तर पर धातु शब्द अलग अलग करना उपयुक्त है। जैसे अनुकरण विधि क्या है, इस विधि में क्या होता है कि जो शिक्षक है उसके द्वारा पढ़े गए शब्दों का क्या कराया जाता है, अनुकरण कराया जाता है, या पढ़ने का अभ्यास कराया जाता है। संस्कृत में जैसे शब्द रूप हो गए, धातु रूप हो गए, प्रकृति हो गई, प्रत्यय हो गए आदि का पठन करवाने के लिए प्रारंभिक स्तर पर धातु शब्द अलग अलग करना उपयुक्त है। नेक्स्ट है सामूहिक विधि। नेक्स्ट कौन सी है, सामूहिक विधि। इस विधि में छात्रों को समवेत स्वर, एक साथ स्वर, समान स्वर अभ्यास कराया जाता है। संस्कृत में गीत, श्लोक, प्रार्थना आदि के पठन हेतु इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत छात्र भावानुकूल आरोह व अवरोह, लय, गति, पठन पूर्वक का अभ्यास, वो गति पूर्वक पठन का अभ्यास करता है। दोबारा देखिए, सामूहिक विधि में क्या होता है, एक साथ तो क्या करते हैं, बोलते हैं भाई सब, साथ में गीत है, श्लोक है, प्रार्थनाएं आदि को एक साथ पढ़ते हैं। और इसमें क्या किया जाता है कि भावों के अनुकूल, मतलब कैसी भावना है इसमें, आरोह है, शब्दों को आरोह है, अवरोह है, लय गति पूर्वक पठन का अभ्यास किया जाता है। ध्वनि साम्य विधि है, इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, ध्वनि साम्य विधि क्या होती है, ऐसे काफ़ी हो जाएगा ऐसा तो, है ना। समान उच्चारित होने वाले शब्दों का एक साथ क्या कराया जाता है, पठन कराया जाता है। जैसे अकारांत शब्द अजा, रमा, लता,
वाक्य गठन विधि। वाक्य ही भाषा शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है। पाणिनि ने कहा है वाक्य को भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जा। वैसे तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण है ना। पर इसमें क्या है? वाक्य। पाणिनि क्या है, क्या कहा है? वाक्य कहा है। वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक एक भाषाविदों ने यह सिद्ध किया है कि बालक शब्द की अपेक्षा वाक्य अति शीघ्र सीखता है। इस विधि द्वारा पठन शिक्षण करने हेतु वाक्य के समक्ष प्रारंभ में संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों का गठन करके पठन अभ्यास कराना चाहिए। तत्पश्चात सब वाक्यों को पठन अभ्यास कराना चाहिए। जैसे मतलब जटिल वाक्यों का पठन अभ्यास कराना चाहिए, जैसे सह पठती, सहा लिखती, स्तौ पठतः, ऐसे वाक्यों का। संगति लिखित को क्या कहेंगे? मोंटेसरी विधि कहेंगे। चित्र है मिलान विधि। यानी इसको ऐसे याद रखना ना कि ना, देखो कैसे याद रखोगे इसको। संगति विधि है उसको क्या कहेंगे? मोंटेसरी विधि कहेंगे। अब मोंटेसरी विधि कौन सी है उसको कैसे पता लगेगा? कैसे कैसे पता लगेगा? देखते हैं, कुछ तक बनती है तो। जैसे याद ही कर लेना, मोंटेसरी विधि का संबंध कैसे? चित्र विधि से, है ना। चित्र विधि को क्या कहते हैं? संगति विधि कहते हैं। साहचर्य विधि भी कहते हैं। साहचर्य विधि को से याद कर लेना, साहचर्य विधि, ठीक है। इस विधि में कुछ चित्र एवं कुछ नाम प्रयुक्त किए जाते हैं। छात्रों में से इन चित्रों की उनके नाम के साथ संगति मिलाकर पठन का अभ्यास कराया जाता है। समझ में आ गया? यहाँ चित्र है, यहाँ से कोई शब्द लिख दिया, ये क्या है तो मिलान करो, वो वाला सिस्टम। भाषा यंत्र विधि पठन शिक्षण की आधुनिक विधि है। इस विधि का प्रयोग भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है। यह विधि अनुकरण विधि का ही दूसरा रूप है। अनुकरण विधि का क्या है? दूसरा रूप है। इस विधि के अंतर्गत भाषा यंत्रों के माध्यम से पठन शिक्षण करवाया जाता है। पठन के भेद कौन कौन से? पाठकों की संख्या की दृष्टि से दो भेद है: व्यक्तिगत पठन, सामूहिक पठन। पाठक एक, पाठक समूह। मतलब या तो एक पाठक करेगा या समूह पाठन करेंगे। और व्यक्तिगत दृष्टि से स्वसर और मौन। स्वसर में तुमको पता है कि शब्दों को, ध्वनियों को ज्ञान शुद्ध उच्चारण उत्पन्न करना, फिर गति, इसमें आती है ना। और दूसरा क्या है? मौन में तुमको पता है मौन होता ही है। स्वसर पठन के भेद कौन कौन से हैं? आदर्श पठन। स्वसर पठन के भेद कौन से? आदर्श पठन, अनुकरण पठन, संवेद पठन। आदर्श पठन क्या होता है? शिक्षक के द्वारा करवाया जाता है। गद्य को एक बार पढ़ाया जाएगा और पद्य को 3 बार पढ़ाया जाएगा। यह है, ध्यान रखना। अनुकरण पठन पाठन छात्रों द्वारा। अनुकरण पठन व्यक्तिगत और सामूहिक दो प्रकार का होता है। एक समय में एक छात्र अपने स्थान पर खड़ा होकर अनुकरण करते हुए पठन करता है, उसे व्यक्तिगत अनुकरण पठन कहते हैं। जो छात्र पठन के दौरान उच्चारणगत दोष करता है तथा उच्चारण दोषों में निदान हेतु व्यक्तिगत अनुकरण वाचन कराना चाहिए। समझ में आया? एक समय में एक छात्र अपने स्थान पर खड़ा होकर अनुकरण करता है। कैसे करता है? स्थान पर खड़ा हुआ, फिर अनुकरण किया, अकेला खड़ा कर दिया टीचर को और कहा बाच इसको, वो वाला सिस्टम। तो जो छात्र पठन के दौरान उच्चारणगत दोष करता है उसके उच्चारण दोषों को निदान हेतु व्यक्तिगत अनुकरण वाचन कराना चाहिए। यानी एक एक को खड़ा करके कराना चाहिए, जो कमजोर हो उसको। सामूहिक वाचन, सभी छात्रों को वाचन करवाओ, एक शिक्षक वो करेगा और बाकी फिर वाचन करेगा सभी एक साथ। नोट: जो छात्र पठन के दौरान भय से, लज्जा से, शंका से आदि अनुभव करता है उसके संभव उपचार के लिए सामूहिक अनुकरण वाचन करवाना चाहिए। यानी मान लो कोई बच्चा वैसा है शर्मीला टाइप का, तो उसको क्या सामूहिक में करवाना चाहिए, ऐसा नहीं खड़ा कर दिया आपने। संवेद वाचन सामूहिक रूप से छात्रों द्वारा अनुकरण नहीं होता है। संवेद वाचन क्या होता है? सामूहिक रूप से छात्रों द्वारा अनुकरण नहीं होता है। तीसरा था ना संवेद, सामूहिक रूप मतलब सभी को एक साथ छात्रों द्वारा अनुकरण नहीं होता है।
अनुपठन, अध्यापक द्वारा एक एक शब्द, एक एक वाक्य का पठन किया जाता है, तब छात्रों द्वारा उसी शब्द या वाक्य का अनुकरण करते हुए जो पठन किया जाता है उसे अनुपठन कहते हैं। एक एक शब्द का, एक एक उसका। मौन पठन, लिखित विषय वस्तु को एकाग्रचित होकर मन लगाकर पढ़कर अधिग्रहण करना मौन पठन कहलाता है। श्रवण पठन की अपेक्षा मौन पठन से अर्थ ग्रहण शीघ्रता से होता है तथा अर्थ ग्रहण के लिए मौन पठन कैसा माना जाता है, सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। एक वैज्ञानिक थे बाइन, बाइन ने बुक लिखी साइलेंट रीडिंग में मौन पठन में अल्प व्ययी तथा प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए उत्तम पद्धति क्या है। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे, बाइन। अब कोई बंदा बाइन पिएगा वो शोर मचाता है, ठीक है, पर कुछ लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बाइन पी के बिल्कुल शांत हो जाते हैं। तो मतलब पढ़े लिखों की श्रेणी में ना तो साइलेंट हो गए हम, तो साइलेंट रीडिंग पे बुक लिख दी, ठीक है, उस व्यक्ति ने, है ना। और वो क्या है, अब किसके बारे में बताएगा साइलेंट रीडिंग में, है ना, मौन के बारे में बताएगा। भाई चुप रहो, प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए उत्तम बुद्धि बताया, भाई मौन रहना ही सब कुछ है, ऐसा वैसा कुछ, है ना। हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही हो क्योंकि माइक इसमें नहीं है, ओनली डिवाइस के जो माइक है उसी से ये रिकॉर्ड हो रहा है। बुक्सन बैग गेट्स ने मौन पठन के विषय में कहा है कि जो वयस्क व्यक्तियों का मौन पठन उसके स्वैसर पठन अपेक्षाकृत द्रुत गति से होता है, साथ ही मौन रूप से पढ़ा हुआ अंश अधिक समय तक स्थायी रहता है। अब इसके मौन पठन का उद्देश्य करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।